डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ और जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछने का दो प्रकार, एक हिंदी वाक्यों में क्या लगाकर और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी जो है वाक्य के बीच में रहता है किसी हिंदी वाक्य के। तो इस तरह से हमने ये दो प्रकार को हम लोगों ने वीडियो नंबर 54 में हम लोगों ने देखा था। इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी और इंट्रोगेटिव सी। अब सी प्रकार का क्या है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बी सी अलग कैसे है। इंट्रोगेटिव ए के वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इंट्रोगेटिव बी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हिंदी वाक्य के बीच में रहते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, बीच में कहीं पे। इंट्रोगेटिव ए का वाक्य का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हम करते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे क्या वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हो जाएगा इज ही रीडिंग इंग्लिश। इसमें देखेंगे कि क्या के लिए अलग से कोई वाट नहीं लगाया गया, कोई अंग्रेजी इसके वाट का क्या के लिए कोई अलग शब्द नहीं जोड़ा गया है। बशर्ते क्या हुआ है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ही के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ही इज रीडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो क्या किया गया है, इज को सिर्फ ही के पहले कर दिया गया है। इसका तात्पर्य हो गया है क्या। इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में इन्वर्सन। इन्वर्सन तो इन्वर्सन कहते हैं सब्जेक्ट को जब स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के पास और हेल्पिंग वर्ब का स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, एक दूसरे के स्थान पे परिवर्तन कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्सन। और इन्वर्सन का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों को बनाते हैं। देखेंगे क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, जब इसी का जब नेगेटिव हो जाता है इंट्रोगेटिव ए में, जब नहीं भी यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नहीं का जो इंग्लिश वर्ड्स है वह सब देते हैं। जैसे क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, इज ही, सब्जेक्ट इसमें ही है, ही के बाद हम लोग क्या कर दिए, नोट लगा दिए। यहाँ ही के बाद नोट लगाए हुए यहाँ पे, ही इज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। देखेंगे कि यहाँ पे बस क्या किया गया है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आर यहाँ रहना चाहिए था, यदि अफर्मेटिव होता तो क्या हो जाता, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आर का सिर्फ आगे कर दिया गया, इसका हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाया गया और सब्जेक्ट को ये जो हेल्पिंग वर्ब के उसके स्थान पे ले जाया गया। तो इसमें क्या, इसका अर्थ ही निकल के आ गया क्या। अब इसी में जब नहीं भी रहेगा यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा हुआ रहेगा, तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा जाएगा। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से इंट्रोगेटिव ए के वाक्य में क्या है, हिंदी वाक्य हमेशा क्या से शुरू रहेगा, है ना, क्या से शुरू रहेगा और इसके लिए कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है क्या के लिए, बल्कि क्या किया जाता है, इन्वर्सन का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्सन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले स्थान पे रख देना। उसी तरह इंट्रोगेटिव बी प्रश्न पूछने का दूसरा प्रकार है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में रहता है, कब, कहाँ, है ना, किधर, ये सब जब रहता है तो उसमें इंट्रोगेटिव बी
का वाक्य कहेंगे इसको। और इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है तो बस इसके इस शब्द को इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड है, स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से सिर्फ वो इंट्रोगेटिव एक के वाक्य के पहले लिख दिया जाता है और सारा कुछ सही है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारा इंट्रोगेटिव एक का ही सेंटेंस है। बस उसके पहले जब क्वेश्चन वर्ड्स लिख जाता है, WH फैमिली का जो भी क्वेश्चन वर्ड्स इसमें हिंदी में दिए रहेंगे उनका। तो यहाँ पे देखेंगे कब, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन। वह अंग्रेजी कब पढ़ रहा है? व्हेन इज ही रीडिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा है? जब इसी का इंट्रोगेटिव बी में जब नेगेटिव भी हो, यानी कि नहीं भी लगा हुआ हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। व्हेन इज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश। ये नोट लग गया, सिर्फ ही के बाद ही सब्जेक्ट है इस वाक्य का। वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? कहाँ का इंग्लिश? वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी में जब यदि नहीं भी रहेगा, यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी, इंट्रोगेटिव बी के इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी जब हो जाएगा तो क्या करेंगे? वेयर आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा क्या? किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पॉइंट है कि इंट्रोगेटिव ए इंट्रोगेटिव बी के दोनों प्रकार के वाक्य, इसका नहीं कि नेगेटिव भी, इसका नेगेटिव भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी ये इस तरह से हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा सब्जेक्ट के पहले रहेगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा और इसको कहते हैं इन्वर्सन्स। तो इन्वर्सन्स यहाँ भी है, इन्वर्सन यहाँ भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव सी के वाक्यों में इन्वर्सन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें और इसमें आज इस पे ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव बी और इंट्रोगेटिव सी दोनों प्रकार के वाक्य क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू हो रहे हैं। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड से, इसका भी स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इस इंट्रोगेटिव बी के वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब है इस सब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन इसमें यह क्वेश्चन वर्ड्स जो है यह खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। क्वेश्चन वर्ड्स इसमें सब्जेक्ट खुद ही होता है और ये हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार बनता है, इसके अनुसार लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब यहाँ पे जो भी रहेगा, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है लिंकिंग वर्ब के काम करेगा तो भी वो क्वेश्चन वर्ड्स के अनुसार होगा। यानी कि ये इंट्रोगेटिव सी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड्स खुद सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बी में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इसमें सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट या खुद ही क्वेश्चन वर्ड से खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इससे अलग हो जाता। इसमें सब्जेक्ट के पहले, इस सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यहाँ पे इस पे इन्वर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब इन्वर्सन का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बिना इन्वर्सन का, विदाउट इन्वर्सन्स, इसमें इन्वर्सन का प्रयोग नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव बी के सारे वाक्यों में इन्वर्सन का प्रयोग होता है। यहाँ भी इन्वर्सन का प्रयोग होता है, लेकिन ये सी में इन्वर्सन का प्रयोग नहीं होता है। यार हिंदी वाक्य कुछ यहाँ दिए हैं, देखें हम लोग। अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग इंग्लिश?
हु इज रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखेंगे इज जो है हु के अनुसार आइए, हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चाय कौन पी रहा है, हु इज टेकिंग टी। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, हु is teaching the children। किसकी गाय काली है, whose cow is black। गोरखपुर कौन सी बस जा रही है, which bus is going to गोरखपुर। नहीं नेट रहा है जी। विच बस इज गोइंग टू गोरखपुर। तो ये इंट्रोगेटिव सी के वाक्यों में देखेंगे, ये भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है और इसके बाद डायरेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि यहाँ पे देखेंगे हु इज रीडिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब है, हु के अनुसार बदल रहा है, ये हु इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु इज टेकिंग टी, चाय कौन पी रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है। हु इज टीचिंग द चिल्ड्रेन, ये हेल्पिंग वर्ब है। हुज किसकी गाय, हुज काउ, यहाँ पे हुज से काउ लेके सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके अनुसार इज लगा है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है अफर्मेटिव वाक्य की तरह हो जाता है। गोरखपुर कौन सी बस जा रही है, विच बस इज गोइंग टू गोरखपुर। तो इंट्रोगेटिव सी के वाक्य का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, यानी कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चंस वर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव भी और इसमें क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस क्वेश्चन वर्ड्स के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि सब्जेक्ट, ये इसका अपना सब्जेक्ट अलग है, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता है। और ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इन दोनों प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले रहता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है, खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब इसका इंट्रोगेटिव सी को हम लोग समझ गए स्ट्रक्चर। इसमें इंट्रोगेटिव सी का में भी नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक जो इसमें नहीं लग जाए, जैसे वह अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं लग जाएगा, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का हु इज नॉट रीडिंग इंग्लिश। इसमें का क्या था, नॉट लगता था हमेशा सब्जेक्ट के बाद, लेकिन इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है, या वर्ब रहेगा, वर्ब जो रहेगा उसके बाद लगेगा। हु इज टेकिंग टी, यदि यहाँ पर रहेगा कौन चाय कौन नहीं पी रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हु इज नॉट टेकिंग टी। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, यदि इसमें नेगेटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव सी, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सी है ना, तो इसमें हो जाएगा नॉट। बच्चों को कौन नहीं पढ़ा रहा, तो हु इज नॉट टीचिंग द चिल्ड्रेन। किसकी गाय काली है, किसकी गाय काली नहीं है, काली नहीं है, यहाँ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हुज काउ इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मैन वर्ब लिंकिंग वर्ब जो भी है उसके बाद नॉट लग जाएगा, यानी कि कहेंगे वर्ब के बाद इसमें नॉट लगेगा। इस सब वाक्यों में क्या था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता था, और इसमें
वर्ब के बाद नॉट लग रहा है। गोरखपुर कौन सी बस जा रही है, यदि गोरखपुर कौन सी बस नहीं जा रही है, यदि इसमें नहीं लगेगा हिंदी वाक्य में, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो इन तीनों प्रकार के वाक्यों का आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। एक बार मैं समराइज फिर से कर दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव ए, इंट्रोगेटिव बी, इंट्रोगेटिव सी। प्रश्न पूछने का दो तरीका, पहला क्या लगा करके जब प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा तरीका जब कब कहाँ कैसे प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के मध्य में कहीं लगाकर पूछा जाता है। इन दो तरीकों से इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी हुआ। इसमें देखेंगे जब इंट्रोगेटिव ए यानी कि जब क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्या के लिए ट्रांसलेशन करते समय कोई अलग से शब्द नहीं जोड़ा जाता, बल्कि क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब, उस सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के पहले लगाया जाता है। इसका तात्पर्य हो जाता है ही क्या, है ना। और इस क्रिया को, इस काम को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं इन्वर्सन। इंट्रोगेटिव बी जब कब कहाँ कैसे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में कहीं लगाकर प्रश्न किया जाता है, इसको इंट्रोगेटिव बी कहते हैं। इंट्रोगेटिव बी के वाक्यों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, और ये इंट्रोगेटिव शब्द जो हिंदी वाले होते हैं उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन शब्द अंग्रेजी के वाक्य के प्रारंभ में लिख दिया जाता है, जैसे व्हेन, है ना, वेयर। इन्हीं दोनों वाक्यों का नहीं भी होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव ए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं भी लगा हो, जब प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं भी लगा हो, तो इस हालात में क्या कहते हैं, उस वाक्य का इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव क्वेश्चन से, है ना। तो इस तरह से जब नहीं लगा रहा था हिंदी वाक्य में तो उसके अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है उसके लिए। इसमें भी उसी तरह से जब इंट्रोगेटिव बी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी के लिए क्या करते हैं, हिंदी वाक्य में जब नहीं रहेगा तो उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वह सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। अब इंट्रोगेटिव बी और इंट्रोगेटिव सी में, इंट्रोगेटिव बी के वाक्य भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इंट्रोगेटिव सी के वाक्य भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं। को इंट्रोगेटिव बी के हिंदी वाक्य में कब कहाँ कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, कहीं पे भी वाक्य के बीच में रह सकते हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सी में भी हिंदी वाक्य में कब कहाँ कौन ये सब बीच में वाक्य के बीच में होते हैं, यानी कि इसके हिंदी और के वाक्य में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब इंग्लिश बनाया जाता है तो इसमें क्वेश्चंस वर्ड्स दोनों के वाक्य के स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव बी में स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सी का वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें समझने की बात क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा रहता है इंट्रोगेटिव बी में, लेकिन इंट्रोगेटिव सी में सब्जेक्ट का काम खुद ही क्वेश्चन वर्ड्स करता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह सिंपल सेंटेंस की तरह हो जाता है, अफर्मेटिव वाक्य की तरह हो जाता है। देखने में यह क्वेश्चन वर्ड से ही लग रहा है, लेकिन अब कंफ्यूजन हो सकता है यदि बाद में आगे चल के यदि पढ़ा जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं ये तो इंट्रोगेटिव बी में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद ये सब्जेक्ट के अनुसार या हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई सब्जेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है ना। तो इसको क्लियर कर लेंगे यहाँ पे ताकि आगे चल करके आपको कोई परेशानी होगी। मैं बहुत आशा करता हूँ कि आप लोग ये तीनों वाक्यों को बहुत अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश में पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे, और तरह के वाक्यों को जब आपके सामने आएगा तो आप उसको बना पाएंगे। यदि इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं
आपके पास सीधे और सबसे पहले पहुँचे।